हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, ये आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। थर्मोडायनेमिक्स में ये लेक्चर 3 है, ठीक है, थर्मल फिजिक्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं आज की क्लास में आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल करेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझेंगे फिर करेंगे। बच्चों, इन सभी का जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हो हमारे एक तो एक्सपर्ट फिजिक्स एप्लीकेशन से, और दूसरा है एक्सपर्ट physics.org.in। तो इस वेबसाइट पर जाइए, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, लेक्चर्स मिल जाएंगे, और सिर्फ थर्मो की ही नहीं और भी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम दिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आऊँगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, जो फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, वो ये कहता है कि हम किसी भी सिस्टम को, सपोज दैट दिस इज द सिस्टम, ठीक है, हम किसी भी सिस्टम को जब हीट देते हैं, मान लीजिए डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है ना, तो ऐसा करने से सिस्टम को जब हम देते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है, और दूसरा है कि ये सिस्टम से जब ये देता है तो सिस्टम इस एनर्जी को लेकर वर्क करता है। तो हमारी जो एनर्जी होती है डी क्यू, है ना, वो किन चीज़ों में खर्च हो जाती है? इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड इन डूइंग द वर्क। तो एक प्रकार से आप देख सकते हो दिस इज द इनिशियल एनर्जी एंड दैट्स द फाइनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, जस्ट इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ लॉ, है ना। इट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लेना बच्चों जल्दी से, ठीक है, ओके। बच्चों देखो, जो वर्क डन होता है ना वो होता है पी डी वी, है ना, जहाँ की प्रेशर जो है इट कैन बी द फंक्शन ऑफ, ठीक है, योर वॉल्यूम एंड एटसेट्रा। तो वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं। तो हम हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। इट इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। बच्चों, एंट्रोपी जो होती है, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये होती है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके हिसाब से डेल्टा क्यू जो होता है वो हो जाएगा, ठीक है, टी डेल्टा एस, या डी क्यू इक्वल लिख सकते हो टी डी एस। तो इस हिसाब से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अब लिख सकते हैं टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम यूज़ करते हैं, इसको भी लिख लेना आप लोग। इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले आप लोग फॉर्मुलेज लिख लो और समझ लो अपन, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तो इन फॉर्मुलेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है।
ठीक है बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये तो मैं बाद में बताऊंगा। वैसे इंटरनल एनर्जी कैन बी योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट अभी उसके बारे में तो सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे समझिए बच्चों। इंटरनल एनर्जी जिसको कि हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट। इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट, ये स्टेट का फंक्शन होता है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि दो प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस हो गई ये 1 और दूसरी प्रोसेस हो गई ये 2, ठीक है। एक प्रोसेस है 1, दूसरी प्रोसेस है 2, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ इंटरनल एनर्जी है, लेट्स कॉल इट एज UA, और यहाँ पर कुछ इंटरनल एनर्जी दैट इज लेट्स कॉल इट B, ठीक है। तो बच्चों आप प्रोसीजर 1 से जाएं या प्रोसीजर 2 से जाएं, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी सेम, है ना। आप प्रोसीजर 1 से यहाँ जाएं या प्रोसीजर 2, मतलब पाथ 1 से जाएं या पाथ 2 से जाएं, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स, ओके। सो दैट्स वाई इन बोथ द केसेस, इन बोथ द पाथ्स, ठीक है, इंटरनल एनर्जी सेम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये बताना तो मैं भूल ही गया कि ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो PGT की तैयारी कर रहे हैं, जो CSIR की तैयारी कर रहे हैं नेट की, जो गेट की तैयारी कर रहे हैं फिज़िक्स में, जो बच्चे जेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जैम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे टीफर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए। इवन जो बच्चे 11th-12th में हैं, जो IIT की भी तैयारी कर रहे हैं, IIT मेंस एडवांस की भी तैयारी करें, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना चाहते हैं, ऐसे सभी बच्चे जिन्हें न्यूमेरिकल में महारत हासिल करनी है ना, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फॉर्मूले बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। CSIR वाले बच्चे बोल सकते हैं कि सर हम तो एडवांस लेवल के हैं, हम 11th-12th लेवल का क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों जो फंडामेंटल तो आप MSc का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, IIT का भी दे रहे हो, IIT जैम का दो या गेट का दो या जेस्ट का दो, फंडामेंटल हर जगह वही रहता है, फंडामेंटल नहीं मिलता। जबकि इवन जब फंडामेंटल स्ट्रांग होता है तभी MSc लेवल के भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जो आप CSIR नेट के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन तभी बनेंगे जब फंडामेंटल क्लियर होगा, है ना। तो फंडामेंटल क्लियर करो सबसे पहले अपना। इंटरनल एनर्जी हो गया, अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बच्चों, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हमेशा ऐसे ही निकाली जाती है, प्रोसीजर मतलब जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल हो या वो एडियाबेटिक हो या आइसोबारिक हो या वॉटेवर, इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन CV, ठीक है। इट नेवर डिपेंड्स ऑन CP, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इसी का है। अच्छा एक बात का ध्यान रखें, अगर आइसोथर्मल प्रोसीजर की बात करें जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, डेल्टा T 0 हो जाएगा और इसके कारण चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो होता ये है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। हम लोग जब रियल गैसेज आइडल गैस की बात करते हैं तो आइडल गैसेज में ध्यान रखना, ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज कम्प्लीटली द काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल्स टू F/2 n R/RT, ठीक है। तो आप देख सकते हो इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नोट कर लो इसको बच्चों। n इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब देखो बच्चों ये मोल्स के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि मोल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो
हम लोग जैसे 1 दर्जन केले बोल दिए तो 1 दर्जन केले कितने के में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। जैसे स्कोर होता है 20 होता है उसका मतलब, ठीक है। इसी तरह से बच्चों क्या बनाया गया है, इसी तरह से मोल एक शब्द बनाया गया है, एक मोल। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब मोलार मास क्या होता है, मोलार मास को ही मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, इसी को मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। जो मोलार मास होता है दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ पार्टिकल। एक मोल पार्टिकल में जितने, एक मोल पार्टिकल्स का जितना मास होता है उसी को कहते हैं मोलार मास। अब बात करते हैं कि निकालते कैसे हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में हमें सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर देखना पड़ता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मोलार मास हो जाएगा 1 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। मतलब एक मोल का जो मास होगा वो 1 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसे सिंपली 1 ग्राम्स भी लिखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। सो चलिए बच्चों वापस आ जाते हैं पॉइंट पे, थोड़ा काम आ गया था मुझे, ठीक है। तो एक मोल का जो मास होता है वो मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए जो 1 मोल का जो मास है वो कितना होगा, 1 ग्राम्स हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे ना अपने पास मान लो अपन बात कर लेते हैं हीलियम की, तो हीलियम में कितना होता है, इतना होता है ना, इसका मास नंबर कितना है, 4 है। तो इसका मोलार मास पता है क्या होगा, इसका मोलार मास होगा 2 ग्राम्स, ठीक है। पर मोल लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर मोल, ठीक है। तो ऐसे बच्चों इसे लिखते हैं। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अपन को लिखना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन गैस ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस जो होती है ना, ठीक है, वो O2 होती है। तो देखो एक ऑक्सीजन, ये क्या है, O+O है, तो इसका जो मास होता है वो होता है 16, ठीक है। इसका भी मास कितना हो, 16। तो इसका अगर अपन मोलार मास लिखेंगे O2 का, तो ये पता है कितना होगा, इसका मोलार मास हो जाएगा 32 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ये बच्चों टेक्निक है, इसे ध्यान रखना। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर आप SI यूनिट्स यूज़ कर रहे हो तो इस मास को ना आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो -3 kg पर मोल हो जाएगा। अब मान लो देखो ये किसका मास है, एक मोल का, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स का मास है ये, है ना, एक मोल पार्टिकल्स का मास है। अब कभी कभी सिर्फ एक पार्टिकल का मास निकालना होता है, तो वो कैसे निकालते हैं, अगर हमें सिर्फ एक पार्टिकल का मास निकालना है, सिंगल पार्टिकल का मास निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा बता देता हूँ। लेट्स कॉल इट एज m बार। तो आपको ये क्योंकि एक मोल पार्टिकल्स का मास है तो इस केस में करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ही बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो है मोलार मास है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 32 इंटू 10⁻³ kg अपॉन, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल में बच्चों जितने पार्टिकल्स होते हैं उसकी वैल्यू आप रख दो, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आपको ना एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कैसे कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, फाइन, ठीक है। अब देखो बच्चों जो मोलार मास होता है ना, इसे निकालने का तरीका क्या है। जैसे कोई गैस है, इस गैस का टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल मास क्या है, m है। इसका जो टोटल मास है, तो इसका जो टोटल मास है वो हो गया ये टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ, ठीक है, यू जस्ट हैव टू राइट
मॉलिक्यूलर मास या मास ऑफ जस्ट 1 मोल, तो मैं लिखूंगा मोलार मास। बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मोलार मास। सो व्हाट इट विल गिव अस, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। देखो टोटल मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, सो दैट विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये देते हैं अपन को नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और भी तरीका है, ठीक है। मान लीजिए कि इसके अंदर जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं वो हैं n बार, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर n, 6.023 into 10 की पावर 23. So that will also give you what? That will also give you the, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ये जो नंबर ऑफ मोल्स वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा, लेट्स कम बैक बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं कि स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कैसे निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन है बच्चों R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको अलग अलग प्रोसीजर में कैसे निकालते हैं, तो इट इज़ फॉर द प्रोसीजर पी वी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जब हमारी कोई ये वाली प्रोसीजर होती है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो इतनी होती है, ठीक है। अब चलो मैं एक एक स्टेप करता हूँ, जैसे हम आइसोथर्मल के लिए करेंगे। आइसोथर्मल के लिए आइसोथर्मल प्रोसीजर वो होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर एक्स क्या हो गया 1 हो गया। तो अगर एक्स यहाँ पर 1 होगा तो नीचे 0 हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसीजर में जो सी की वैल्यू होती है वो हो जाती है इनफाइनाइट, ठीक है। अब चलो दूसरा बताता हूँ, जैसे अब हम बात करते हैं एडियाबेटिक की। एडियाबेटिक प्रोसीजर में क्या होता है, जो क्यू होता है ना वो कांस्टेंट होता है, मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी कांस्टेंट। तो इसमें होता है पी वी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा x क्या हो गया गामा। तो अगर x हमारा गामा हो गया तो ये क्या हो जाएगा c इस बार कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर x से गामा कर दिया तो ये दोनों कट जाएंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसीजर में स्पेसिफिक हीट जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आइसोबारिक में। आइसोबारिक के केस में बच्चों क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया आपका c इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R। बच्चों ये जो देख रहे हो दैट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि मेयर इक्वेशन बन गया, ठीक है, जो कि रियल गैस के लिए होल्ड करता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूँ, ठीक है, कि आपका ये जो C है CV है वो क्या है, CV को आप du अपॉन dt भी लिख सकते हो, एंड इट इज़ ऑल्सो, ठीक है, रिटर्न एज R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो क्लियर हो गया बच्चों, देखो थोड़ा, ठीक है। तो आइसोबारिक केस में ये इतना हो गया, ठीक है। तो अपन इसे लिखेंगे Cp, क्योंकि आइसोबारिक केस में दैट इज कॉल्ड इट इज Cp, सो इट इज़ नथिंग बट द मेयर इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद और क्या प्रोसीजर होती है, आइसोकोरिक प्रोसीजर, है ना, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसीजर में बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। क्या रहता है,
वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो सीधी सी बात है, जो स्पेसिफिक हीट होगी दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके लिए ये होता है R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, कोई भी प्रोसीजर हो, वॉट एवर इज द प्रोसीजर, इंटरनल एनर्जी आपकी हमेशा होती है, ठीक है, एन सी डेल्टा टी, सी बी डेल्टा टी। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, कोई भी प्रोसीजर हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, आइसोबारिक हो, इंटरनल एनर्जी में हमेशा सी बी ही आता है। ठीक है, ओके, देखो अब आगे चलते हैं। वर्क डन, वर्क डन कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों, वर्क डन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है और वो होता है पी डी बी। ऑब्वियसली यहाँ वॉल्यूम के ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो यहाँ आएगा इनिशियल वॉल्यूम और ये आपका होगा फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अब वर्क डन जो है जब हम निकालते हैं तो ये चीज़ तभी कैलकुलेट की जा सकती है जब हमारा प्रेशर इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, है ना, मतलब प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा फिर, तो लिमिट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जो कि बच्चों कुछ और नहीं है बल्कि दिस इज जस्ट द एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। अब बच्चों हमें ये समझना है कि बेसिकली एरिया कब पॉजिटिव होता है, एरिया कब नेगेटिव होता है, यही सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी जाननी है। तो अभी हम इसको समझाएंगे, बट आप लोग थोड़ा से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन इट। सो वर्क डन को हम पीवी ग्राफ में एरिया से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं सबसे पहले पॉइंट पर आता हूँ। तो हमारा ग्राफ है ये वाला, पी वी। अब ग्राफ ऐसा, अब आप लोग देखिए बच्चों, इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो डी वी कॉन्स्टेंट हो जाए, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल सिंपली गो टू जीरो, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आइसो बेसिकली आप कह सकते हो जो आइसोकोरिक प्रोसीजर होती है उसमें वर्क डन जीरो हो जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब अगर ये एरो मैं नीचे की तरफ भी प्लॉट कर दूं तो स्टिल जो वर्क डन है वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, स्टिल द वर्क डन इज ज़ीरो। चलो अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, नाउ पीवी ग्राफ ऐसा है, मतलब जो हमारा P है एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, सो इट इज़ लाइक दिस, ऊपर एरो ऊपर की तरफ बनाया गया है। तो इस केस में बच्चों क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ना, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है ना, ठीक है, सो इन दैट केस देखो हमारा वर्क डन कितना होगा वो मैं बता दूं। वर्क डन ये एरिया, ये है, दिस इज योर वर्क डन, ये एरिया इज वर्क डन। इस केस में जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू एरिया, वर्क डन इज पॉजिटिव एंड दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, अब अगर ग्राफ ऐसा बन जाए तो इस केस में भी आप देखो कि जो हमारा वॉल्यूम है वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, इस यहाँ पर भी जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू एरिया, बट इट इज इक्वल टू पॉजिटिव एरिया। क्यों, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ता है ना तो वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एरिया एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है,
अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब हमारा एरिया ऐसा है, ठीक है, मतलब हमारा एरो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। सो अब इस केस में क्या है बच्चों कि ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है और ये आपका फाइनल वॉल्यूम है। तो इस केस में वॉल्यूम क्या है ना, कम हो रहा है। तो देखिए जो वर्क डन है वो तो इस एरिया के बराबर ही है, बट इट इज इक्वल टू नेगेटिव। समझ में आया आपको? इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है सो इट इज़ नेगेटिव। तो इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। और या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देख सकते हो ऐसे, है ना। अगर ऐसे भी है सो इन दिस केस ऑल्सो, ठीक है, वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। अब इस साइक्लिक प्रोसीजर को देखिए, पीवी, ठीक है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसीजर, ठीक है। और मैंने इसे ऐसे कर दिया साइक्लिक, सो इट इज क्लॉकवाइज। अगर साइक्लिक प्रोसीजर है और उसमें जो एरोज हैं वो क्लॉकवाइज हैं, तो इसका जो वर्क डन होगा वो डेफिनेटली एरिया के बराबर है, दैट इज इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है, वो उस एरिया के बराबर है। एंड इट इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब एक और साइक्लिक प्रोसीजर देखिए, ये एक साइक्लिक प्रोसीजर पीवी। अब आप इसमें देखो क्या है, ये भी साइक्लिक प्रोसीजर है बट इसमें जो एरोज हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब एरोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं ना बच्चों, तो जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन इज डेफिनेटली इक्वल टू एरिया, बट इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर मैं एक ये ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ये, ठीक है, और ये एरो ड्रॉ कर दिया पीवी। अब इस केस में देखो एरिया कितना होगा, देखो जो एरिया है ना वो इतने एरिया के बराबर है ना। तो जो वर्क डन है ना वो इतने एरिया के बराबर है, सो द वर्क डन इज इक्वल टू दिस मच एरिया, है ना। जो शेडेड दिख रहा है आपको इतना है। बट इस केस में जो वर्क डन है ना वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। वहीं पर अगर ये क्लॉकवाइज होता तो ये पॉजिटिव होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और ड्रॉ करता हूँ मैं। अब सिर्फ इतना प्लॉट किया गया है, देखिए इस केस में अपन कैसे निकालेंगे वर्क डन। तो इस केस में अगर वर्क डन निकालना है ना तो देखो इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ये इतना एरिया लेना है इस बार, यू हैव टू टेक दिस मच एरिया। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया है, और इस केस में क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि कभी ग्राफ्स वगैरह दिए होते हैं और हम एरिया की मदद से अगर वर्क डन निकालते हैं तो कब हमें वर्क डन पॉजिटिव लेना है, कब हमें वर्क डन नेगेटिव लेना है, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेना बच्चों। लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट क्या होता है? देखो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू। लेटेंट हीट को समझने के लिए, ठीक है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जब आइस मेल्ट होती है या जब बॉइलिंग वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम आइस के बारे में लेते हैं, आइस के बारे में लेते हैं। देखो ये आइस है, ठीक है, दिस इज द आइस। तो आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। अब इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर। तो बच्चों 0 डिग्री में जो आइस होती है वो 0 डिग्री में ही वाटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में ही जो आइस होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है।
तो इस केस में ना टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट कैसे सप्लाई हो रही है, क्योंकि हीट का फॉर्मूला तो ये होता है एम सी डेल्टा टी, जहाँ की सी जो है वो स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो हीट कभी भी जो हीट होती है वो तो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब हीट तभी सप्लाई होती है, ठीक है, तभी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जब टेम्परेचर में चेंज आता है। बट यहाँ पर कैसे हो रहा है, यहाँ तो टेम्परेचर 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, बट तब भी से जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और जो आइस है हीट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। जो आइस है वो किस में जा रही, कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करके जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, जबकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ये कौन सी हीट है। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। एक्चुअली में ना यहाँ पर हम जो हीट सप्लाई करते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर हम जो हीट एब्जॉर्ब सप्लाई करते हैं तो जो वाटर, जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है ये इसको कमज़ोर करने का काम करता है, मतलब बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है। जो आइस में क्या होता है, एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाता है, बन जाता है ना, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ख़त्म करना, मतलब बॉन्ड्स को एक दूसरे से, मतलब एटम्स को एक दूसरे से दूर करना, ये कह सकते हो, या इंटर एटॉमिक जो भी उनके बीच में बॉन्ड्स बनी हुई हैं उनको तोड़ने में ये एनर्जी जाती है। तो लेटेंट हीट क्या होती है, सिस्टम को एक फेज से दूसरे फेज में जब कन्वर्ट होता है, तो ये एक फेज है, ठीक है, आइस फेज है, सॉलिड फेज है, ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड फेज है। तो जब एक फेज से दूसरे फेज में सब्सटेंस चेंज होता है ना, उस समय उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, जो सिस्टम होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। तो जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो सब्सटेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने में ख़त्म हो जाती है वो हीट, ठीक है। उसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट जो होता है एल, सो इट इज़ द हीट नीडेड या रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट सब्सटेंस, ठीक है। तो जो एल होता है वो होता है, ठीक है, एल तो आपको पता चल गया। तो अगर हमें मान लीजिए एम के जी आइस को कन्वर्ट करना है, का फेस चेंज करना है, एम के जी आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना है, तो लेटेंट हीट को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा हीट रिक्वायर्ड या हीट नीडेड। तो एम के जी आइस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इतनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कई फेस चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। अब जो लेटेंट हीट अलग अलग होती है, देखो जब हम आइस से वाटर में बोलते हैं ना, आइस से वाटर चेंज हो रहा है, तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि 80 कैलोरीज पर ग्राम होती है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल्स, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, तो जब वाटर क्या होता है, जब वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, LV, ठीक है। और ये समथिंग होता है 540 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वैल्यूज़ याद भी रखनी है, ठीक है। अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्पेसिफिक हीट कभी कभी सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ आइस 0.5 कैलोरीज पर ग्राम होती है, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रट लेना, ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि जो पीवी डायग्राम होता है वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 चीज़ों में देखेंगे, एक तो हम देखेंगे आइसोथर्मल में, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे एडियाबेटिक में। बच्चों आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, और एडियाबेटिक के केस में क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो है,
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो dp अपॉन dv है ना, तो हम इसका स्लोप बता रहे हैं आपको बेसिकली। तो जो स्लोप है ये हमारा होता है माइनस पी अपॉन वी, है ना, और ये होता है dp अपॉन dv। एडिबिलिटी के केस में ये होता है माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के स्लोप्स कैसे दिखेंगे। तो चलो मैं बताता हूँ, ये आपका आइसोथर्मल के केस में है और ये आपका एडिबिलिटी के केस में। ऐसा क्यों, आप देख सकते हो कि एडिबिलिटी के केस में यहाँ पर गामा मल्टीप्लाई हो गया है, ये ज़्यादा स्टीपर है, इट इज़ मोर स्टीपर। ठीक है, यू कैन सी दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टीपर। तो ये आइसोथर्मल का है एंड दिस इज एडियाबेटिक। तो बस ध्यान रखना है, देखो ये आपको स्लोप्स याद रखने हैं, एक तो आइसोथर्मल के केस में और दूसरा एडियाबेटिक के केस में। और ये भी ध्यान रखना है कि जो एडियाबेटिक का स्लोप होता है वो आइसोथर्मल के स्लोप से थोड़ा स्टीपर होता है। ठीक है, इट इज़ मोर स्टीपर, ये रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेना बच्चों। ओके, अब बच्चों मैं यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला हूँ, बता देता हूँ वो क्या है। ये हो गया P, ये हो गया V। ठीक है, देखो आइसोबारिक प्रोसीजर ये है, दिस इज आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ये है आपका, सॉरी ये आइसोथर्मल है, सॉरी। एडियाबेटिक इससे थोड़ा और स्टीपर होता है, ये एडियाबेटिक हो गया। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये आइसोकोरिक हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसीजर में पीवी डायग्राम्स है, पीवी कर्व्स कह सकते हो, इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, ओके, इसे नोट कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लो थोड़ा। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे वर्क डन। अलग अलग प्रोसेस में जो वर्क डन होती है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोथर्मल में, कि आइसोथर्मल के केस में वर्क डन कैसे निकाला जाता है। तो आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये है, तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एन सी वी डेल्टा टी, तो हमारा इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये होता है इतना। तो क्योंकि U ज़ीरो है, तो इस केस में जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, हीट सप्लाइड के बराबर। जितनी हीट हम सप्लाई करते हैं सिस्टम को, उतना ही वो वर्क कर देता है। और इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कितना होता है, एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में बदला जा सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी के फॉर्मूले की मदद से आप इसे अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट इट इन डिफरेंट फॉर्म्स यूजिंग दिस। ठीक है, ओके, सो ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा वर्क डन है एडियाबेटिक केस में, है ना, वर्क डन इन एडियाबेटिक केस, इन एडियाबेटिक प्रोसीजर। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें क्या होता है, डी क्यू कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, मतलब हमारी जो हीट कंटेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना तो, ठीक है, एमिट होती है। ठीक है, मतलब ना ही हीट बाहर जाती है ना ही अंदर आती है। ठीक है, तो चेंज इन हीट क्या होता है, मतलब हीट कांस्टेंट रहती है सिस्टम की, जिसे कारण चेंज इन हीट इज़ ऑलवेज ज़ीरो ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो आप देख सकते हो कि इस केस में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला है, वो है, ठीक है, पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में इंटरनल एनर्जी जो होती है, अगर आपको लिखने, क्योंकि ये ज़ीरो तो नहीं है, ठीक है, इस कारण से ये होगा एन सी वी, ठीक है, डेल्टा टी। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, मुझे मालूम है मैंने कई जगह पर ये लिख दिया है ना, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, इस तरह से आप वर्क डन निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद रखना है ना, एंड दिस वर्क्स विथ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना। इसकी मदद से इस फॉर्मूले को आप और जितने चाहो उतने तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्क डन, ठीक है, किस केस में, आइसोबारिक केस में। अब आइसोबारिक केस में कैसे लिखेंगे, तो आइसोबारिक प्रोसीजर वो होती है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। अब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये इतना हो गया। अब अगर आपको इस केस में ये निकालना है तो ये हो जाएगा एन सी पी डी टी। ठीक है, आपको निकालना है इंटरनल एनर्जी, चलो डी यू टाइप से लिख देते हैं। ठीक है, एन सी वी डी टी, ये हो गया, बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं आइसोकोरिक प्रोसीजर में। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है, वर्क डन कैसे निकाला जाता है। देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस में डी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिसके कारण डी वी ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, और अब डी वी जब ज़ीरो हो जाएगा, है ना, व्हेन डी वी विल गो टू ज़ीरो, तो क्या होगा, ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है पी डी वी, है ना, सो इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो कोई वर्क डन नहीं होता इस केस में। ठीक है, इस केस में अगर आप देखो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस तो इस केस में क्या होगा, जो भी हम हीट देते हैं वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है या चेंज करता है, वॉट एवर यू से। ठीक है, सो इट इज़ इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान रखने हैं बच्चों। एफिशिएंसी, थर्मोडायनेमिक साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल की एफिशिएंसी निकालते हैं बाय वर्क डन बाय गैस अपॉन हीट सप्लाइड टू द गैस। ठीक है, हीट सप्लाई टू द गैस। अब स्टूडेंट्स देखो, मैं अब आपको बताऊंगा जो हीट इंजन है, ठीक है, हीट इंजन क्या होता है। देखिए, हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है, एक ऐसी चीज़ है ये, ठीक है, जिसको जब हम हीट देते हैं, है ना, तो यहाँ पर हो गया वर्किंग सब्सटेंस जो कि गैस है। ठीक है, तो वो वर्क डन करता है, सो इट गिव्स वर्क, है ना, और जो बाकी की जो एनर्जी होती है वो उसे हटा देता है, सिंक को ट्रांसफ़र कर देता है।
ठीक है। तो जहाँ से हीट आती है उसे अपन कहते हैं सोर्स, और सोर्स को ना एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रखा जाता है T1, है ना, और सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होता है, तभी तो हीट यहाँ से इस तरफ आएगी, राइट। तो बेसिकली ये जो वर्किंग सब्सटेंस है गैस, ये क्या करता है, सोर्स से एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट लेता है और सिंक को एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट देता है। सोर्स से कितनी भी हीट निकाल ली जाए उसका टेम्परेचर कभी कम नहीं होगा, और सिंक को कितनी भी हीट दे दी जाए उसका टेम्परेचर कभी बढ़ेगा नहीं। ये एक आइडल वो है, इमेजिनेशन है, ठीक है, कंसिडरेशन है, जो कि एक्चुअली में कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसे हम हीट इंजन कहते हैं, एक आइडल हीट इंजन बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स दूसरी, अब आप समझ गए कि एक हीट इंजन काम कैसे करता है, इट वर्क्स इन दिस वे, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कार्नोट साइकिल के बारे में, ठीक है, कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल, ठीक है। जो कार्नोट इंजन होता है उसकी कुछ साइकिल्स होती हैं, ठीक है, तो उसे कार्नोट साइकिल कहते हैं। तो कार्नोट इंजन की जो जिन पाथ से गुजरता है वो मैं पाथ लिखने वाला हूँ, तो मैं इसे बोलूँगा कार्नोट साइकिल, ठीक है। ठीक है, कार्नोट इंजन में ये जो प्रोसीजर्स होती हैं, ठीक है, विच फॉर्म से साइकिल विच वी कॉल इट्स कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल जो होती है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें होती हैं, ये होता है। इसमें एक होता है, देखो ये है पीवी, तो एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन जिसमें कि वॉल्यूम इनिशियल से बढ़ता है, फिर होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, फिर होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन। सो दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, isothermal compression, and this is adiabatic compression। तो ये कार्नोट साइकिल में ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, ओके। अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी हो कार्नोट साइकिल की, तो एफिशिएंसी जो होती है कार्नोट साइकिल की वो बहुत ही सिंपल है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, है ना। मतलब हीट टेकन फ्रॉम द Q1 इज द हीट Q2 इज द हीट गिवन टू द सिंक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, Q2 इज द हीट गिवन टू द सिंक, Q1 इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है। अब बच्चों ये एक टेम्परेचर पर होता है T1 टेम्परेचर पर, ये सिंक का टेम्परेचर है, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, आप इसे नोट कर लेना। देखो बच्चों T2 इज ऑलवेज लेस देन T1, ठीक है। सो T1 इज T2 अपॉन T1 इज लेस देन 1, और इसी कारण से आप देखोगे कि ये जो एफिशिएंसी है इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1, मतलब ये 100% तो हो ही नहीं सकती कभी भी, है ना, इट इज़ नेवर इक्वल्स टू बी 100%, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, ये हीट इंजन के अपोजिट वे में वर्क करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है गैस, ये सिंक से ना हीट को निकालता है, ये ना सिंक से हीट को लेता है, मतलब ठंडे ऑब्जेक्ट से हीट को लेता है, और कहाँ सप्लाई करता है, सोर्स पर सप्लाई करता है, जो कि ऑलरेडी जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हाई टेम्परेचर में है, ठीक है, इसको हीट सप्लाई करता है, ठीक है। तो इस पर हमें क्या करना पड़ता है, उल्टा वर्क करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं होता है, इस पर हमें वर्क करना पड़ता है। जब हम वर्क करते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है, जब हम वर्क करते हैं तब ये ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के केस में हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये निकालता हमेशा पूछा जाता है निकालने के लिए, ठीक है, परफॉर्मेंस।
तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, जहाँ की ईटा कुछ नहीं है, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो और चीज़ें बता देता हूँ। देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब भी निकालना है डी यू अपॉन डी टी के फॉर्म ऐसे निकलता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन दिस वे। आप चाहें तो इसे डिराइव भी कर सकते हैं, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू डिराइव इट ऑल्सो। ठीक है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स यू कैन वेरी इजली डिराइव इट। ठीक है, आप बहुत आसानी से इसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं डिराइव नहीं करूँगा, आप इसे याद रखेंगे। मेयर ये 1 मोल के लिए, दिस इज फॉर 1 मोल। अब यहाँ पर देखिए मेयर इक्वेशन सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू होता है आर। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फॉर 1 मोल, रिटर्न फॉर 1 मोल। सी बी इक्वल्स टू होता है आर अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, गामा की वैल्यू होती है रेशो है स्पेसिफिक हीट का सी पी अपॉन सी बी। ठीक है, गामा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस 2 अपॉन एफ। ठीक है, एफ क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब एफ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको किसी और क्लास में अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को रटनी है बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थर्मोडाइनेमिक्स में ये सारे फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। व्हेन टू गैसेस आर मिक्स्ड, व्हेन टू गैसेस आर मिक्स्ड, जब हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं उस समय पर होता है क्या। तो मान लीजिए कि मेरे पास है गैस 1। ठीक है, इसमें N1 मोल्स हैं और इसके पास का जो मोलार मास है वो M1 है। गैस 2 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, N2 है और इसका मोलार मास क्या है, M2 है। तो जब मैं इन दोनों गैसेस को आपस में मिक्स करूँगा, है ना, तो रिजल्टिंग मोलार मास कितना होगा, जो मिक्सचर बनेगा उसका मोलार मास कितना होगा मिक्सचर का, तो वो होगा N1 M1 प्लस N2। ठीक है, ये इतना होगा। ठीक है, फिर दूसरा है, अगर हम गैसेस को मिक्स करते हैं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कैसे निकलेगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स बनते हैं इनसे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, बल्क मॉडुलस। बच्चों आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है दैट इज इक्वल टू होता है इनिशियल प्रेशर। ठीक है, और जो एडिएबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है गामा टाइम्स इनिशियल प्रेशर। ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, ठीक है, वो होता है बी अपॉन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और इसे पहले न्यूटन ने बोला था, ठीक है, कि ये कितना होगा पी अपॉन रो, है ना। हालांकि लैपलेस ने 140 साल के बाद इस फॉर्मूले को करेक्ट किया और उसने बोला कि ये राइट फॉर्मूला नहीं है, राइट फॉर्मूला है ये। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बताया कि जब साउंड मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो इतनी फास्टली ट्रैवल करता है कि मीडियम को हीट ट्रांसफ़र करने का मौका मिलता ही नहीं है। सो इट डज़ नॉट हैपन एट कॉन्स्टेंट। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो एडिएबेटिकली जो है मीडियम में ट्रैवल करता है, नॉट आइसोथर्मली। ठीक है, तो ये राइट है। इस पर जब वैल्यूज पुट की गई तो हमें एकदम राइट आंसर मिला 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेटली लिया मैंने। ठीक है, बाकी इसके साथ प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें जब वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर रहे थे तो इससे हमें राइट आंसर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो न्यूटन खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि जो ये मिसमैच आ रहा है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में और थ्योरेटिकल रिजल्ट में वो क्यों आ रहा है।
वो लैपलेस ने 140 साल के बाद इस चीज़ को करेक्ट किया और राइट आंसर तक पहुंच गया। ठीक है, अब ये जो है ना आंसर जो मैंने स्पीड लिखी है 332 मीटर पर सेकेंड, ये डिफरेंट हो सकती है। ये कभी कभी आप कहीं कहीं देखोगे 340 भी होती है, कहीं कहीं 344 भी होती है। वो सब डिपेंड करता है कि डेंसिटी कितनी ली गई है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और वो इस पर भी डिपेंड करता है कि हम स्पेसिफिक मतलब ये जो रेशो है कितना लेते हैं। मोनोटॉमिक गैस के लिए होता है 1.6, डायटोमिक के लिए 1.4, ठीक है, और पॉलीएटॉमिक के लिए 1.3 होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि क्या लिया गया है। मैंने एक नॉर्मली बताया जो ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चों, तो ये सारी थ्योरी और फॉर्मूलेज मैंने बता दी हैं आप लोगों को। ठीक है, अब मैं कुछ और भी बातें आपसे करने वाला हूँ। ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज पर पहले चलते हैं फिर बताता हूँ। देखो मैं क्या बता रहा था, देखो थर्मोडायनेमिक्स में तो और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, बट ये जो फॉर्मूलेज मैंने आपको अभी बताए ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूले पर बेस्ड पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करेंगे। जब अपना उतना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम और आगे आपको एडवांस फॉर्मूलेज बता देंगे। तो चिंता नहीं करो, है ना, कि अभी सर ने ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाए, ये समझ सोचो। अपन को छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। पहले पहली सीढ़ी रखेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी रखेंगे, फिर तीसरी सीढ़ी रखेंगे। अगर मैं एक साथ आपको सारे फॉर्मूलेस दिखा दूँ तो वो मीनिंगलेस है ना। तब तो इंटरनेट में ही पढ़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, इतना सारा तो वो तो कोई मतलब का ही नहीं है, क्योंकि वो याद भी नहीं रहेगा इतना सारा एक साथ देखने से। तो जब आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते हो ना, वही चीज़ याद रहती है। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोगों को मालूम है प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं आपको, तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर। आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। ठीक है, हमारी वेबसाइट है expertphysics.org.in। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, आपको फ्री मॉक टेस्ट, फ्री फॉर्मूला लिस्ट, फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियो लेक्चर्स, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे ऐसा कोई फालतू में पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, वीडियो चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो, जैसा चाहो वैसा पढ़ सकते हो। तो ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, उससे जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। ठीक है, ओके। और मेरे कोर्सेज़ हमारे ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्सपर्ट फिजिक्स ऐप में, तो आप उससे भी वहाँ भी जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज की क्लास में तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। ठीक है, ओके, बाय, टिल देन टेक केयर, बाय।